ही काळी आई धनधान्य देई, ही काळी आई धनधान्य देई. जोडते मनाची नाती आमची माती, आमची माणसं, आमची माती, आमची माणसं, आमची माती, आमची माणसं, आमची माती, आमची माणसं, आमची माती, आमची माणसं. पानी, आपको क्या दिखाई दे रहा है? पानी? जी हाँ, ये पानी है, ये एक स्विमिंग टैंक है. लेकिन अगर आपको लगता होगा कि ये इंसानों का स्विमिंग टैंक है तो आप गलत सोच रहे हो. ये इंसानों का नहीं, ये जानवरों का, स्पेशली भैंसों का ये स्विमिंग टैंक है. और ये इसलिए बनाया है कि इसका इस्तेमाल उनके मूड पे हो जाए और इसका मुनाफा हमें दूध के उत्पादन में मिल जाए. अभी हम महाराष्ट्र में स्थित हिंगोली जिले के बेलवाड़ी इस गांव में है और यहाँ के पशुपालक जो एक प्रगतिशील किसान भी है, रामेश्वर मांडगे जी, इनके खेत में, इनके फार्म में और इनके गोठे में आ गए हैं. और इनके साथ हम जानकारी करके ये पता चलाएंगे कि यहाँ पे पशुपालन कैसे होता है. इसके साथ रामेश्वर जी की जो चौथी जनरेशन है वो पशुपालन कैसा करती है और इन्होंने ये पूरा जो विस्तार है वो कैसा संभाला है, ये हम इनसे ही जानकारी लेंगे. तो हमारे साथ है रामेश्वर जी. जी सर. सर नमस्कार. जी, नमस्कार. आपका स्वागत. जी जी सर जी. अभी हम आपके ये गोठे की सफ़र कर रहे हैं और पीछे हमें दिखाई दे रहा है कि भैंस स्विमिंग टैंक में आराम से डूब रही है. तो ये कल्पना आपको मन में कैसे आ गई? ये तो कल्पना नहीं कह सकेंगे इसको, इसीलिए हमें हमारी ज़रूरत, पानी की जो दिक्कत थी, जो मजबूरी थी. मैं अभी तक 100 बोर्स मार चुका हूँ, 8 से तड़े निकाल चुका हूँ, 3 बावड़ियाँ खोद चुका हूँ, लेकिन पानी नहीं था. लेकिन पानी का जो साइकिल है इसको चेंज करना, और जानवरों के लिए सेहतमंद और धूप काले में पानी बिल्कुल हमारे लिए 1 इंच भी पानी नहीं मिलता था. बाहर वाले किसानों से हम पानी लेते थे, लेकिन ये साइकिल से हम जो इस पानी को ऐसा साइकिल बनाते हैं, जानवरों का तो पानी बैठने के लिए मिलता है, सफाई के लिए मिलता है, फॉगर से भी मिलता है, इनको धुलाई के लिए भी मिलता है. लेकिन ये पानी का जो मलमूत्र है, इनका जो सही ढंग का जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो इस्तेमाल करने का जो ये होता है, इसमें हम इसको गोमूत्र, गोबर और बेसन, जैसा कि गुड़, ऐसे बना के इसको जैविक खाद के रूप में चेंज करते हैं. और इसे जो बाजू में बैठा है पंप, पूरे 100 एकड़ के आजू बाजू के खेतों में हम पाइप द्वारा या मोटर द्वारा पानी के साथ ये खाद को हम पहुंचाते हैं. इसी की वजह से हमारी जो उपज है, ज़मीन की उपज है, हमारे फसलों की उपज है, एकदम सेहतमंद और ताकतवर बनती है. और हमारी मिट्टी को जिंदा रखेंगे तो हम भी जिंदा रहेंगे. इसीलिए इस स्विमिंग पूल का हमने बनाया. हमारी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, लेकिन हमारे एक बड़े भाई, हमारे छोटे भाई और बच्चों ने ये दिमाग आया गया. लेकिन इतना खर्चा स्विमिंग पूल के लिए करना हमारे लिए कोई साधारण बात नहीं थी. स्विमिंग तो हम बहुत एंजॉय करते हैं, भैंसे यहाँ स्विमिंग कितना एंजॉय करती हाँ, है? भैंसों के लिए तो स्विंग में इंसानों से भी ज्यादा है. धूप कालों में 3 से 4 घंटे आराम से सोती है. अभी आप देखे ही होंगे वो कैसे कान में पानी लेती है. ऐसा जब ये मशीन चलता है ना सांप फॉगर का, तो उनको इतना आनंद आता है, मस्त तैरती रहती है. भैंसों के लिए पानी एक वरदान ही है. और इसकी वजह से उनकी शरीर में जो ठंडक होती है, दूध की क्वालिटी बढ़ती है और दूध का प्रोडक्ट भी बढ़ता है. और उनके लिए आरामदायक रवंत करने की जो क्षमता है वो डबल दुगना हो जाती है. और हमारे हिंगोली के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक ही गांव से दूध हमारे यूज़ होता है. और हिंगोली की जो प्यास होती है दूध की, जो मांग होती है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा गांव इस मांग को पूरा करने की कोशिश करता है. और अच्छा सकस और ताकतवर दूध देने की भी
कोशिश करता है पूरे गांव के अंदर सब बच्चों के पास रोजगार के लिए दूध के भैंसे है और खेती की सब्जी यहाँ है। लेकिन आप बहुत प्रयोग करते हैं, अभी हमने स्विमिंग के बारे में देखा और भी आप हमें बताएंगे। ये प्रयोग की दखल लेते हुए अपने देश के प्रधानमंत्री जी इन्होंने आपको दिल्ली में इनवाइट किया था, तो आपका वो अनुभव कैसा रहा? हाँ जी, किसान के लिए दिल्ली का तिरंगा फड़काने का जो सम्मान मिलता है, मेरे से कई गिने चुने किसानों को सपत्नीक एरोप्लेन से जाने का और वहाँ का जो हमारे देश का ध्वज लहराने का, जो प्रमुख अतिथियों के साथ बैठने का, और हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे कृषि मंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान साहब जी, इनके कैबिनों में जाके हमारा सम्मान हुआ। अच्छी तरीके से उन्हें पूरी मालूमात दिखाई और हमारी जो निगाह है, जो व्यवस्था है, मेरे ख्याल से स्वर्ग से कम नहीं थी। हमारे पंत प्रधान जी और हमारे शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने जो हमारे किसानों के लिए जो योजनाएं बनाई है, इसका पूरेपूर फायदा मिल रहा है और मिलते रहेगा। और ऐसे ही हमारे किसानों के लिए ये काम करे, हमारे देश के लिए काम करे। लेकिन अब हमें ये जानना है कि आपका मुक्त संचार गोठा आप वहाँ कैसे काम करते हैं, वो हमें दिखाइए। हाँ, मुक्त गोठा जो है तो नेचुरल खुला छोड़ देते हैं। दिन भर जानवर अपने दिल से खाना पीना आराम करना, ये दिन भर 8 घंटे 6 घंटे उसके अंदर रहते हैं। चलो हम वही जाते के मुक्त और गोठा यहीं से जाते हैं, चलो। रामेश्वर जी, शुरुआत में मुझे यही बताइए आप कि यहाँ हम देख रहे हैं बहुत सारे हमें भैंसें दिख रही है, लेकिन किन जातों का आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? भैंसों के अंदर पहले तो गावरानी ही थी। हाँ। लेकिन हमारे महाराष्ट्रियन में उसको पंढरपुरी बोलते थे। हाँ। वो थी और गावरानी, यही 2 ही नस्लें थी। हाँ। लेकिन जब से दिल्ली अगर कई प्रोग्रामों में घूमे, जैसे कि हमारे कृषि विज्ञान केंद्र तोंडापुर से कोई डेयरिया देखने जाते थे, तो ये जो नस्लें है मुर्रा और जाफरा की, ये सबसे बढ़िया और ताकतवर और शांत, बोलने का मतलब अपनी चिड़चिड़ी भैंसें रहती थी, गुस्सेल रहती थी। अब ये चिड़चिड़ीपना बिल्कुल नहीं है, शांत है, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये ज़्यादा चिड़चिड़ापन नहीं करती। और अभी हम आपके ओपन गोठे में है, सो मुझे आप ये बताइए कि ओपन गोठे का आपको क्या फ़ायदा लगता है और इसका रिजल्ट आपको कैसा मिलता है? ओपन गोठे का फ़ायदा तो जानवरों के लिए भी बहुत है। यानी कि नेचुरल जो होती है ना, वो टाइप का मिलता है वातावरण। और हमारे लिए मनुष्य की जो मैन पावर से लगती थी, वो एकदम नॉर्मल हो जाती है, कम से कम लग जाती है खाली। और इससे उनकी जो शहद जो है वो नेचुरल हवामान में अच्छी तरीके से उनका पालन पोषण, खान पान, जब चाहे वो भूख लगी चारा खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, जहाँ बैठना है बैठ सकते हैं, झाड़ों को खुजली कर सकते हैं। इससे उनका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अच्छी तरीके से होता है और दूध में उससे बढ़ोतरी होती है। ये खास पॉइंट मुक्त गोठा यानी मुक्त संचार में ये बहुत फायदेमंद चीज़ है। इनको हम देखते हैं यहाँ फ्रीडम मिलता है, जो चाहे वो कर सकती है, लेकिन इनका चारे का जो उसके बारे में आप बात कर रहे हैं। चारे का जो है तो उसके लिए चारा भी है, पानी भी है, हौद बना लिए है। इधर में चारे का हौद है, उधर में पानी का हौद है। जब दिल चाहा, ये भैंसों की वैरायटी नस्ल ऐसी है, रात के 4 बजे भी पानी पी सकती है। और पानी है दूध के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जानवरों को पानी अच्छा और शुद्ध मिलेगा तो ही दूध में बढ़ोतरी होगी। कितना भी खिलाओगे और पानी नहीं मिलेगा तो वो लॉस में रहेंगे। रामेश्वर जी, आपने पानी का महत्व बताया, आपने चारे के बारे में भी हमें जानकारी दी, लेकिन इसका रिजल्ट जो मुक्त संचार पद्धति है, इसका रिजल्ट हमें दूध में कैसा मिलता है? दूध में तो उससे हर जानवर के पीछे 2 लीटर 3 लीटर की बढ़ोतरी होती ही है। एक तो वो दिल चाहा यानी निसर्ग के वातावरण में जो पलना पोषना होता है, ऑटोमेटिकली वो उनके जो बुद्धि के ऊपर, उनके रहन सहन के ऊपर शांत रहती है। शांत जब तक इंसान नहीं रहेगा, जानवर नहीं रहेगा, तब तक उसकी प्रगति नगण्य होती है। और ये बहुत ही नस्ल भी शांत है और ये मुक्त खान पान में और भी है। और जब चाहे भूख लगी चारा खा सकते, प्यास लगी पानी पी सकते।
आराम से लेटना है लेट सकते हैं। ये जो गोबरी का है इसका नेचुरल इतनी ज़बरदस्त कॉम्प्लेक्स खाद बनती है ये जो कोई दिक्कत नहीं, उठाने का काम नहीं है। साल में 1-2 बार टेम्पो से उठा लिए, उसको खेतों में डालते हैं और उसके ऊपर प्रक्रिया भी करते हैं और उससे बहुत ही बढ़िया नैसर्गिक खाद जैसा कि खाद मिलता है। अच्छा, आपने इस खाद के बारे में बताया, अभी हम देख रहे हैं बहुत सारा गोबर इधर हमें दिखाई दे रहा है। हाँ जी। तो इसके बारे में बताइए कि दूध उत्पादन के साथ आपको ये गोबर से कैसा मुनाफा मिलता है? हाँ, गोबर ही इस धंधे की सबसे बड़ी जो कमाई है गोबर ही है सर। दूध उतना तो आप ये बोलना चाहते हैं गोबर से आपको मुनाफा मिलता है और हाँ, दूध बाय प्रोडक्ट है? हाँ, राइट, यही सही है। और गोबर जो है खेती के लिए उपजाऊ है, खेती को जिंदा रखने का काम ये हमारा गोबर करता है। खाली दूध से पैसे मिलेंगे, इंसान को मिलेगा, लेकिन जमीन हमारी माता को, जमीन धरती माता को जो पोषण, उसका जो आहार है इस गोबर से ही मिलता है और वो अच्छे क्वालिटी का मिलता है। दुनिया में कोई केमिकल इसमें नहीं होता है। हमने दूध के बारे में जानकारी ली, हमने गोबर खाद के बारे में जानकारी ली। अभी हम इस बारे में बात करेंगे कि मुक्त संचार पद्धति से प्रजनन में क्या फायदे आपको दिखाई देते हैं? ये भी खासियत है सर जी। प्रजनन जब कब होता है, इंसान तो प्रजनन के लिए देखभाल इतने जानवरों की नहीं कर सकता। वो नेचुरल रेड़े रहने के, यानी जो बुल्स होते हैं ना, वो उनके साथ रहते हैं। जब उनका हिट पे आ जाता है वो ऑटोमेटिक उनका ये हो जाता है और उसमें ज़्यादा देखभाल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और भैंसों के अंदर बुल रहना अच्छी सबसे बड़ी बात है। और वो अच्छे बीज, हमारे मराठी में जो एक है, शुद्ध बीजा पोटे फले रसाळ गोमटी। कोई भी जो बीज अच्छा रहा तो फल हो या पशु हो, इंसान हो, माँ बाप तंदुरुस्त है तो बच्चे भी तंदुरुस्त निकलेंगे। जानवर के माँ बाप अच्छे हैं तो उनकी नस्ल भी अच्छी निकलेगी ना। रामेश्वर जी, आपने हमें मुक्त संचार पद्धति के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन इसके आगे जाके पशु आहार के बारे में आप हमें क्या बताएंगे? हाँ, पशु आहार ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे मराठी में महाराष्ट्र के अंदर बोलते हैं जनावराच्या दाढेत दूध असतं, यानी खाने के ऊपर ही दूध होता है। ये इसके लिए देखने के लिए हमारे गोडाउन्स है, उधर जो स्टोर किए हुए है वो चारे का जो व्यवस्थापन है वो बाजू की साइड में है। चलो हमें दिखाओ। हाँ, जी सर जी। अब सर जी ये तो पूरे बड़े बड़े 3-4 गोडाउन बने हुए हैं। इसके अंदर सूखा चारा भी रहता है, पशु खाद्य भी रहता है। इसमें जो अनाज की सफाई होती है ना, मट्टी, जो काड़ कचरा, जो वेस्टेज, जो रॉ मटेरियल होता है, ये मशीन से सफाई होती है। ये कैसे होता है हमें बताइए ना। जी जी। अब ये तो चालू इसमें से डाल दिए तो ऑटोमेटिकली सब ये अनाज इधर से निकल जाता है और थैले में भर के यहाँ से पैक कर ले, यानी खुला करके इसमें पिसाई के लिए बाजू के मशीन में डालते हैं। अच्छा, तो पूरी सफाई इधर होती है और इसके आगे की प्रोसेस कैसी होती है? हाँ जी, हाँ जी, ये भी हमें बताइए। तो आगे की जब सफाई हो गई कि इसको पिसाई के लिए इस चक्की में डालते हैं। इससे भी बड़ी और दूसरा मॉडल वो बाजू के गोडाउन में लगा हुआ है। इससे थोड़ा आराम से चलता है और वो फास्ट चलता है। अच्छा, इसके अलावा आप चारे में कुछ पशु आहार यानी कि सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं क्या? हाँ, ये तो ज़रूरी है ना। खल्ली है, पशु खाद्य है, जो मिनरल मिक्सचर के जो है सो बाजू के गोडाउन में रखे हुए हैं। अच्छा, तो वो हमें दिखाएंगे? हाँ जी जी, चलो। जी जी। पशु आहार के अंदर जो स्निग्धता है, इसको बढ़ाने के लिए हम ये खल्ली का यूज़ करते हैं, पशु खाद्य का भी यूज़ करते हैं। एक सरकी से बनी हुई खल्ली है और ये इसको भिगवा के रोज का रोज यूज करते हैं। अच्छा, और सभी बीच में पीछे की गोडाउन में सूखा चारा भी है, वो चने का भूसा होता है, वो भी दिखाइए ना हमें। हाँ जी जी सर जी। अब इसमें चने का भूसा, अच्छा, और ये भी रखा हुआ है। बरसात के अंदर कभी मिक्स के अंदर जो जब ज़्यादा मिक्स परसेंटेज जो है सूखा और गीले के चारे का जो परसेंटेज मेंटेनेंस करना पड़ता है, ये 75% गीला है तो 25-35% तो भी सूखा उसमें डालना बहुत ज़रूरी होता है, यानी तो ही दूध की क्वालिटी बनती है। इसी के लिए हम चने का भुस्सा है, यानी कड़वी का चारे का ये है। जैसे कि कोई तुअर की
भूसा है, ऐसी बना के स्टोर करके रख लेते हैं। ये सालों भर पूरा टोटल साल भर पूरा यूज करते रहते हैं। तो अभी आपने कितना स्टोरेज किया है, नहीं, कितने अभी दिन तो का तीन, काम? हाँ जी हाँ, एक कितने दिन साल का काम? ही, यानी 10 महीना 12 महीने का स्टॉक करके रखते हैं। अच्छा। बरसात में नहीं ला सकते ना सूखा चारा, तो इसीलिए धूप काले में ही इसको स्टॉक करके रख देते हैं और भीगना नहीं करके ये बड़े बड़े टीन बना के इसमें स्टोर कर दिए हैं। अभी ये तो हो गया, चारे का तो होगा। ये जो चारा है हम इस मशीन से, ये जो है सो इसको गन्ना है, ये टाल की ज्वारी का है, इसको इस मशीन के अंदर इसको डालते हैं, चालू कर देते हैं। अच्छा। और इसमें बारीक यानी कि छोटा छोटा टुकड़ा बनता है, यानी कि जानवर को चबाने में खाने में दिक्कत ना होती, और वेस्टेज 0% बन जाता है इससे। इसके बारे में आप क्या बताएंगे? ये हमारा जो रेड़ा होता है, हाँ, भैंस जब हीट पे आती है ना, इसको नैसर्गिक प्रजनन करने के लिए हम ऐसे हमारे ओपन गोठे के अंदर छोड़ देते हैं। अच्छा। और नेचुरल सब उनका जो मिलाप होता है और वो इसमें कोई फेल जाने की जो प्रक्रिया होती है, कोई नेचुरल होता है, उसके लिए कोई हमारे ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। नैसर्गिक पद्धति से उनका प्रजनन होता है। अच्छा। और उनकी जो नस्ल भी अच्छी तरीके से निकलती है। और इसके लिए हमने मुर्रा और जाफरा, ये 2 बुल्स रखे हुए हैं। और ये हमारे भैंसों के अंदर हम जब मुक्त गोठा में छोड़ते हैं ना, ऑटोमेटिकली उनका क्रॉसिंग हो जाता है। ये मूरा है, हाँ, नहीं, ये जाफरा है। ये जाफरा है, जी, और वो हमें मूरा है। मूरा हाँ दिखाई जी, दे रहा जी। है। इधर हमें कुछ तो चीज दिखाई दे हाँ, रही जी, है, जी, तो सर, जी। इसके बारे में आप हमें क्या बताएंगे? देखो ये सामने दिख रहा है हमें। ये जानवरों के लिए चिमटा बोल के कहते हैं इसका। अच्छा, तो चिमटा। इसके अंदर, हाँ, और इसके अंदर जानवर को कोई दिक्कत आई, बीमार है, कोई सलाइन लगाना है, तो इसके अंदर डालते हैं। अच्छा। इसमें कोई उनके लिए दिक्कत ना हो, इंजेक्शन लगवाना है, कोई थोड़ा सा ये है जख्म हो गई, कोई मार लग गया, तो सब यूज़ इसके अंदर जानवर डालते हैं। और डॉक्टर्स को भी कोई दिक्कत ना आए, जानवर के लिए भी हेल्दी अच्छा रहे, इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इधर हम देख रहे हैं भैंसें हमें दिखाई दे रही जी, है। जी। लेकिन हर दिन की आपकी शुरुआत सुबह कितने बजे से शुरू होती है? हमारी सुबह की जो शुरुआत होती है सुबह 5 बजे से शुरू हो जाता है। हाँ। दूध निचोड़ना, सफाई करना, चारा, और बाकी का जो दिन की जो शुरुआत होती है 5 बजे से शुरू हो जाती है। तो और इसके अंदर हमारा धूप के लिए फॉगर लगा हुआ है, CCTV लगे हुए हैं। अच्छा। जो रात को कोई जानवर, कोई इधर चोर प्रवेश ना करे। वगैरह, कोई बाहर का जानवर ना हो, कोई जानवर बीमार है, उसकी कंडीशन क्या है, हम हमारे रूम के अंदर देख सकते हैं। और कहीं चारों तरफ से CCTV लगे हुए हैं। अच्छा। इसी से हमें सिक्योरिटी भी मिलती है, और जानवरों की देखभाल, उसकी सेहत का, खान पान का सब कुछ ख्याल हम रूम में बैठे बैठे देख सकते हैं। आपने बताया मॉर्निंग को 5 बजे आपकी शुरुआत होती है। हाँ जी, तो सर। उसके बाद इनकी देखभाल, हाँ जी। इनका चारा, ये सब कैसे करते हैं आप? 5 बजे से सफाई हो जाती है शुरू में। 5 बजे होगी, उनको वाटर पानी पिलाना पड़ता है। पानी बहुत ज़रूरी, कितने भी 5 दफ़े 4 दफ़े पानी पिलाना बहुत ही ज़रूरी है। सफाई हो गई कि पानी पिला देते हैं, थोड़ा चारा डालते हैं, और फिर 7 से 8, 6:30 से 8 बजे तक दूध निचोड़ना निकालना होता है, कैनों में भरना है। तो फिर सफाई करके बड़े टेम्पो में भर के हिंगोली के लिए रवाना हो जाते हैं बिक्री के लिए। और बाकी के फिर जो लेबर्स होते हैं ना, वो दिन भर यहाँ की ये करते हो, तो फिर बाद में जो खुले जानवर है उनको ओपन गोठे के अंदर शिफ्ट कर लेते हैं। जिनको कोई नहाना है उनके लिए ये स्विमिंग टैंक में छोड़ते हैं। और जो कोई बीमार है, कोई कमज़ोर है, और कोई उनके लिए कुछ ज़रूरी प्रोग्राम है, तो इनके लिए यहीं बंधवा लेते हैं। तो शाम में पूरा सिविल होने के बाद शाम में रिपीट यहीं आ जाते हैं रात में। अच्छा। रात में रेस्ट करने के लिए यहीं आते हैं।
लेकिन दूध के बारे में जब हमने बात की तो दिन में कितना लीटर दूध आपको मिलता है और इसके टर्नओवर के बारे में आप क्या बताएंगे? अभी जो तो हमारा जो पूरा टोटल जो दूध है पूरे यूनिट का 400 से 500 लीटर डेली का कॉन्फिडेंस रखते ही है हम। 12 महीने के लिए, जो पूरे साल के लिए हमारा एस्टिमेट जो होता है 400 से 500 लीटर रेगुलर सिविल चलता है। धूप काले में थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो कोई ज़रूरत दूध की ज़्यादा गिरती है तो वहाँ वो टाइम पे थोड़ी भैंसे बढ़ा लेते हैं, और दूध का जो बिज़नेस होता है थोड़ा सा मांग भी बढ़ जाती है, और इससे दूध से कोई प्रोडक्ट भी बनाना चालू कर दिए हमने। और दूध से पनीर है, खोवा है, जैसे कि दही है, ऐसी बहुत सी प्रोडक्ट, और इसमें बहुत स्कोप भी बहुत है, और हमारे पैसे भी दुगने बन जाते हैं उससे। ऐसे ऐसे लोकल दूध बेचने से, प्रोडक्ट बनाने से हमारा दूध का जो मुनाफा होता है वो भी बढ़ते जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से जो अडॉप्टेड विलेजेस है उसमें अपन ट्रेनिंग्स या फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशंस ऐसा अलग अलग कार्यक्रम या ये करते हैं। उसमें से हमारे बेलवाड़ी के फार्मर जो है रामेश्वर जी मांडगे जी, जिन्होंने खेती के साथ क्षतिपूरक व्यवसाय भी किया है, जैसे कि उन्होंने दुग्ध व्यवसाय में बहुत अच्छा काम किया है। उसके साथ ही उन्होंने खेती भी की है, प्राकृतिक खेती है जैसी हो या सेंद्रीय खेती हो या नैसर्गिक खेती हो, उसमें भी कृषि विज्ञान केंद्र का योगदान है। हमें बहुत खुशी है कि आज रामेश्वर जी इस मुकाम पे पहुँचे कि उन्हें एक प्रगतिशील शेतकरी के नाम से पूरा जिला जाना जाता है। आमची माती आमची माणसं अभी हम रामेश्वर जी के गोठे से उनके खेत में आ चुके हैं और यहाँ हमें हरा चारा दिखाई दे रहा है। रामेश्वर जी, आपके चारे के बारे में आप क्या जानकारी देंगे? पशु पालन के लिए चारे की बहुत महत्वपूर्ण बात है, और हमारे इस धंधे के अंदर चारा बहुत ही मायना रखता है। इसीलिए चारा हमारे खेत पे उगाना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे ये जो हम अपन बैठे हैं, ये हमारे पिताजी की 3 एकड़ शुरू की ज़मीन थी। इस ज़मीन में हम कुछ छोटे मोटे 72 का दुष्काल था, वो टाइम पे ये पौड़ी खोदी हुई है। और ये अभी जो आजू बाजू के अंदर 80-90 एकड़ की जो ज़मीन है, उसके अंदर हम 50 एकड़ तो भी जानवरों के लिए चारा लेते ही है। और इसमें चारे के अंदर अफ्रीकन टॉल मक्का है, लहसुन घास है, बरसीन है, टाल की ज्वार है, लाल भेंडी ज्वार बोल के लगता है, गजराज है, ऐसे बहुत चारों के बेबी शुगर बोल के एक चारा है, जो गन्ना है, ऐसे कई चारों के फसलें लेते रहते हैं। और बारबाही के लिए चारा भी लगा हुआ है। इसी के लिए हमारे 50 से 60 एकड़ तक हम चारा जानवरों को रखते हैं। और इसी के जो चारा जो बचता है अभी, ये अफ्रीकन टॉल मक्का का, गन्ने का, और इसी का मुर्घास बनाने का भी हमारा प्रोग्राम हमेशा चालू रहता है। 5 एकड़, 4 एकड़, 10 एकड़ का मुर्घास हम बना के जानवरों के लिए रख देते हैं। और ये ऐसी जो उपज है, जब से शॉर्टेज होता है, सूखे चारे के साथ गीला चारा भी बहुत ज़रूरी है। इसी से जानवरों की धूप काले के अंदर जो चारे की शॉर्टेज होती है वो पूरी हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा अगर हमने देखा तो ये पूरे पशुपालन व्यवसाय में आपको कई बार मार्गदर्शन की भी जरूरत पड़ती होगी। हमने देखा तो आपकी 4थी जनरेशन अभी काम कर रही है, आपका अनुभव बड़ा है, लेकिन कुछ समय आपको मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती होगी, तो उस समय आप कहाँ से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं? हाँ, ये मार्ग तो मेरे ख्याल से तो जैसे कि गुरुबिन मार्ग नहीं है कोई। तो भी धंधे के अंदर हमारे पहले गुरु तो हमारे पिताजी ही थे। उन्होंने हमारे लिए 1 भैंस और 3 एकड़ खेती हमें दी। हम भाइयों ने, सब जनों ने मिलके इस धंधे में उपज बढ़ा दी। और जैसा जैसा हम आगे बढ़ते गए, जैसे कि कृषि विद्यापीठ, मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ है वसंतराव नाईक, और केवी के कृषि विज्ञान केंद्र तोंडापुर की जो टीम होती है, ये हमारे फैमिली मेंबर के सरीके घर से काम करते हैं। हमारे गीते साहब है, जैसे कि राजेश भालेराव जी सर है, सेड़के सर है, ये सब हमारे घर के फैमिली मेंबर के जैसा काम करते हैं। जैसे विद्यापीठ के हमारे मार्कंडे सर जी है, ठोमरे सर जी है,
और ये कुलगुरु साहब कई दफ़े हमारे फार्म के ऊपर भी आके गए। कई बच्चियां हमारे ट्रेनिंग सेंटर पे आके प्रैक्टिकल करने के लिए आना चाहती है। और हमारे जो नई पीढ़ी है हमारी घर की, अब ये प्रोडक्ट बनाने में भी जुटी हुई है। जैसे कि हमारे भालेराव सर सेंद्रीय खेती के अंदर नंबर 1 में हमारे मार्गदर्शन करते हैं। और हमें कभी भी इमरजेंसी कोई भी प्रॉब्लम आया कि कीटकों का, खादों का, तो हम कृषि विज्ञान केंद्र जाते हैं। देखिए आपका अनुभव तो बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ पशुपालकों के लिए आप क्या सलाह देंगे? उन्होंने कैसा काम करना चाहिए? पशुपालक तो ये धंधा हमारा तो मेन धंधा ही बन गया है। खेती के लिए पशुपालक बहुत ही पूरक व्यवसाय यानी कि ताकतवर व्यवसाय है, जिससे इंसान के लिए दूध मिलता है, जमीन के लिए खाद मिलता है और पशुओं के लिए चारा मिलता है। और इसी का तीनों के जो साइकिल है ऑटोमेटिकली चलती रहते हैं। जमीन का आरोग्य अच्छा रहेगा तो फसल का आरोग्य अच्छा रहेगा, फसल का आरोग्य अच्छा रहेगा तो हमारे इंसानों का आरोग्य तंदुरुस्त रहेगा। हमें कोई दवाखाने की यानी कोई बीमारी की दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि माँ अच्छी तंदुरुस्त रही, हमारी धरती माँ अगर तंदुरुस्त है तो हमारी फसल भी तंदुरुस्त रहेगी और हमारे बाल बच्चे और हमारी देश की जनता भी तंदुरुस्त रहेगी। और यही काम हम करना चाहते हैं। यौगिक खेती हमारे पिताजी से ही हम सीखे हैं। जैसे कि हमारे पिताजी को अभी भी गोबर का इतना इंटरेस्ट है, कभी कभी जानवर का ये गोबर मिला तो उठा के खेत में फेंकते हैं। हम अभी जो गोबर को ना जलाते हैं ना बेचते हैं। हमारे किसानों के लिए गोबर एक खाद, एक वरदान ही है। हमारी सच्ची लक्ष्मी गोबर है, इसमें कोई दुमत नहीं है। रामेश्वर जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और मुझे लगता है कि इस जानकारी का बहुत सारे पशुपालकों को बहुत लाभ होगा। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और पशुपालन व्यवसाय कैसा अच्छा करना चाहिए, कैसा बढ़ाना चाहिए और मुनाफा कैसा मिलाना चाहिए, इन सभी चीज़ों को आपने स्पर्श किया। आपके ये बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए आपका आभार, धन्यवाद। जी।